गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अहमद जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करणवीर जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर जी। आप गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बेसिक हेल्थ केयर एंड योगा बुक में से पेज नंबर 93 निकाल सकते हैं। पैरालिसिस का जो टॉपिक है आज अपन कवर करेंगे। पैरालिसिस जिसको पक्षाघात अथवा फालिज मार जाना कहते हैं। उर्दू में उसको फालिज कहते हैं और हिंदी में उसको पक्षाघात कहते हैं और इंग्लिश में पैरालिसिस भी कहते हैं। अलग अलग जगह का जो पैरालिसिस रहता है वो अगर अलग अलग कहलाता है। जैसे फेस का रहेगा तो उसको बिल्स पल्से बोलते हैं। पैरालिसिस का शॉर्ट फॉर्म है पल्से। पल्से मतलब होता है पैरालिसिस, PALSY, पल्से। पल्से का मतलब पैरालिसिस। और 93, 94 पेज खोल सकते हैं। खलील अहमद जी गुड मॉर्निंग। और उसमें अपन देखेंगे कि कुछ गांव के लोग उसको हवा लगना भी कहते हैं। हवा लगना या सुन्न पड़ जाना। और इसके बारे में पहले अपन थोड़ा सा एनाटॉमी बताएंगे इसकी, कि किस तरह से मसल्स अपना नियंत्रण खो देती है और नर्व सेल्स की जो चेन रहती है वो अचानक चेन टूट जाती है ब्लड प्रेशर बढ़ने से अथवा किसी प्रकार की चोट लगने से। ब्रेन से क्रेनियल नर्व अलग रहती है, स्पाइनल नर्व अलग रहती है। क्रेनियल नर्व के बारे में अपन ने बताए थे। लकवा लगना भी कहते हैं, रीना। लकवा लगना, लकवा या पक्षाघात भी कहलाता है और गांव के लोग इसको हवा लगना भी कहते हैं। और इसका कारण भी अपन जानेंगे कि किस तरह से इटियोलॉजी क्यों हो जाता है। ये कोई चोट की वजह से या ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए तो ब्रेन में ब्लड प्रेशर की वजह से भी अलग अलग इसके कारण रहते हैं। तो उनका भी पूरा डिस्कस करेंगे कि किस तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। पहले अपन बॉडी कंट्रोल की जो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हैं उसके बारे में देखें। ब्रेन से जो डायरेक्ट निकलती है, अपन ने ब्रेन का मॉडल देखे थे। ब्रेन का मॉडल हम निकालते हैं। जस्ट गुड मॉर्निंग। ब्रेन, हाँ गुड मॉर्निंग। पक्षाघात, लकवा या पैरालिसिस अथवा फालिज मार जाना या हवा लग जाने के जो कारण है उस पर अपन विचार करेंगे। पेज नंबर 93 निकाल लें और उसमें सबसे पहले ब्रेन की कुछ थोड़ी बहुत एनाटॉमी अपन देखते हैं। ये जो ब्रेन का मॉडल है
ब्रेन के मॉडल में दोनों तरफ जो है वो अलग अलग दो लोब रहते हैं ब्रेन के। एक कहलाता है राइट लोब और एक कहलाता है लेफ्ट लोब, और ये दोनों अलग अलग भी हो जाते हैं, दो साइड रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट। सर आज स्टूडेंट कॉम है सर, ग्रुप में मैसेज डाला नहीं सर, इसलिए स्टूडेंट सर सिर्फ 50 आया है, ग्रुप पे मैसेज डालने के लिए बताइए। सर आज स्टूडेंट कॉम है क्योंकि ग्रुप में मैसेज डाला नहीं सर, ग्रुप में मैसेज डाला नहीं, क्लास चालू हो गया, इसलिए स्टूडेंट कॉम है अब सर, ग्रुप में डालने के लिए बताइए मैसेज। अभी तो अभी गुप्ता जी आए नहीं ना, गुप्ता जी मैसेज डालेंगे, और अगर और भी एडमिन होगा कोई तो आप डाल दीजिए कि क्लास चालू नहीं सर, वो मालूम है कि सर वो एडमिन ने बंद करके रखा है, वो सभी आ जाते हैं। तो अगर सर वो एडमिन ही डाल सकते हैं, बाकी कोई डाल नहीं सकते सर। क्लास चलने दीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे धीरे धीरे लोग, सभी को पता है 9 बजे क्लास चलता है। ज्वाइन हो जाएंगे, आप चिंता ना करें। तो उसमें जो है गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आपकी के बारे में जो पथरी होती है उसके बारे में बताइए। हाँ, जो लोग ज्वाइन हो गए हैं वो लोग समझे, वो धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे तो उनको रिकॉर्डिंग में वो देख सकेंगे। आज गुप्ता जी को बोल दीजिएगा कि एडमिन हटाने के मतलब अपन मॉडल बता रहे थे जो, हाँ हम बोल देंगे। हाँ, ये अपन ब्रेन का मॉडल देख रहे थे। ब्रेन के दो हिस्से रहते हैं, राइट साइडेड ब्रेन और लेफ्ट साइडेड ब्रेन, और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये इस तरह से अपन देख सकते हैं, अपने बॉडी में ये जुड़े हुए रहते हैं, और हम समझाने के लिए इसको अलग अलग कर देते हैं, राइट साइडेड और लेफ्ट साइडेड। ये बीच में रहता है थर्ड वेंट्रिकल, जहाँ से सीएसएफ बहते हुए जाता है। अपन को पैरालिसिस से रिलेटेड देखना है, तो इसमें हम नीचे का हिस्सा दिखाते हैं ब्रेन का। तो ये नीचे के हिस्से में येलो कलर की नहीं दे रही होंगी, ये येलो कलर की नर्व जो है वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती है। ये क्रेनियल नर्व सबसे सामने दिख रही होगी लंबी वाली, ये ऑप्टिक है जो आंखों में जाती है। इसके बाद छोटे छोटे बिंदु दिखाई दे रहे होंगे, ये छोटे छोटे बिंदु जो है वो अलग अलग नर्व्स आने के जो है वो न्यूक्लियस रहते हैं, और ये न्यूक्लियस से पूरी 12 नर्व जाती हैं जो अपन ने लिखा चुके, और नहीं तो हम ग्रुप में डाल देंगे पूरी 12 नर्व। तो ये 12 नर्व ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलोमोटर, ट्राइजेमिनल, फिर इसके बाद आती फेशियल, ग्लासोफेरेंजियल, स्पाइनल एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल। अब जब कभी लूलेश्वर प्रसाद साहू जी माइक म्यूट करें, तो ये क्रेनियल नर्व जो है वो डायरेक्ट ब्रेन से निकलती है, क्रेनियल नर्व, जबकि स्पाइनल नर्व जो पीठ के पीछे से जाती है, स्पाइनल नर्व्स, ये पूरी जो वर्टिब्री अपन ने पढ़े थे, गर्दन के पीछे रहती है सर्वाइकल, फिर थोरेक्स के पीछे एक्रल, ऐसी 34 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व जो है वो अपन ने देखे थे कि 34 पेयर इसके रहते हैं। तो स्पाइनल नर्व में या क्रेनियल नर्व है, ब्रेन की क्रेनियल नर्व कहलाती है और पीठ की कहलाती है स्पाइनल नर्व, क्योंकि इसको स्पाइनल कार्ड कहते हैं। इनमें कहीं पे भी जो केमिकल बहता है नर्व्स के अंदर से, जिसको अपन नस भी बोलते हैं, उन नस के अंदर से जो केमिकल बहता है उसका लगातार बहना जरूरी रहता है। अगर वो उसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो फिर जो है वो पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। सॉरी, कई बार कुछ ट्यूबलाइट देखेंगे होंगे आपने कि अपन ने बटन जलाए और फिर ट्यूबलाइट की तरफ देखते हैं, तो वो ट्यूबलाइट ऐसा करके और धीरे से फिर जलता है। जब पूरा उसका लाइट का पूरा या बिजली का कंजम्पशन हो जाता है रेडिएटर पे, या वो जो रहता दिखाई देता, तो उस पे हो जाने के बाद फिर
लाइट जल जाता है। ऐसे ही नर्व्स रहती हैं कि नर्व्स में जो कैमरा पर यदि मान लो उसके मार्ग में कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो पैरालिसिस का कारण बनता है। पेज नंबर 93 और 94 ये देख सकते हैं विजय जी। हाँ, मंगेश जी ने भी लिख दिए 93। तो वो पैरालिसिस का या लकवे का कारण बनता है। तो इसमें केमिकल बहना जरूरी रहता है। अब केमिकल बहने में जो रुकावट आती है उसके बारे में अपन एक पे करेंगे। तो अब बुक पे देखते हैं पैरालिसिस या पक्षाघात शरीर के एक हिस्से में मांसपेशियां या मांसपेशियों का समूह मसल्स और ग्रुप ऑफ द मसल्स में ताकत और नियंत्रण यानी पावर ऑफ कंट्रोल की कमी हो जाती है। लेक ऑफ पावर ऑफ कंट्रोल इन मसल और ग्रुप ऑफ द मसल्स, अगर उसमें कमी आ जाती है तब पैरालिसिस की स्थिति आती है। जितेंद्र कुमार जी माइक म्यूट करें अपना। यह तंत्रिका कोशिकाओं की श्रृंखला या चेन ऑफ द नर्व्स सेल के साथ कहीं एक समस्या प्रॉब्लम होने वाली अवस्था है। ये तंत्रिका कोशिकाएं मांसपेशियां या मसल को चल कर दिए। तो अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेन से जो निकलती है 7वीं मसल्स, उस 7वीं मसल्स का नाम रहता है फेशियल। और वो फेशियल मसल्स में से लगातार केमिकल सिग्नल जो न्यूरॉन के रहते हैं, ये न्यूरॉन का अरेंजमेंट हम किसी दिन बताएंगे। अरेंजमेंट इस तरह से रहता है कि एक न्यूरॉन का जहां पर डेंड्राइट खत्म होता है यानी अंतिम सिरा, वहां से दूसरे न्यूरॉन का पहला वाला जो सिरा फर्स्ट रहता है हेड, वो शुरू होता है। इस तरह से ये अरेंज रहते हैं और केमिकल इन्हीं में से बहता रहता है। जैसे इलेक्ट्रिक में करंट बहता है परंतु अपन को कभी दिखाई नहीं देता। बिजली के तार से करंट अपन प्रेस के लिए लगा देते हैं और उसमें प्रेस गर्म हो जाती कॉइल में। इसी प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे दिखाई नहीं देती, वैसे इसका केमिकल जो बहता है वो दिखाई नहीं देता। वो अपना काम जो है वो अपने हिसाब से जल्दी 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 न्यूरॉन के वो भेजते रहते हैं। और वो कहाँ भेजते हैं? मसल्स। ये जो मसल्स रहती है इनमें भेजते हैं। पेज नंबर 93। अब जैसे इसमें जो दो टाइप के अपन मसल्स पढ़ते हैं, मोटार और सेंसरी। मोटार और सेंसरी में ये देखते हैं कि सेंसरी कौन सी होती है। जैसे कोई मोमबत्ती अपने जला के रखे कि ये मोमबत्ती जली हुई। अब ये मोमबत्ती में अपन इसके ऊपर हाथ रखेंगे, इस तरह से हाथ रखे और मोमबत्ती की जो लौ है उसके कारण हाथ जो है वो जल रहा है, यहाँ पर जलन की ऐसी अनुभूति हो रही है। तो उसका काम करेगी सेंसरी नर्व। वो सेंसरी नर्व जल्दी से केमिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाएगी या स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाएगी कि यहाँ पर जलन की अनुभूति हो रही है, तो वो पहुंचाती है सेंसरी। अब मोटार नर्व जो रहती है वो कहाँ तक रहती है? ये बाइसेप्स मसल, ये ट्राइसेप्स मसल, यहाँ पर पीछे ट्राइसेप्स और यहाँ फ्रंट ऑफ आर्म की मसल, वहां तक मोटार रहती है। तो वो सिग्नल भेजती है कि हाथ को उठाना है, तो हाथ को अपन यहाँ से उठा सकते, यहाँ से ताकत लगेगी और हाथ को उठा देंगे। इसका मतलब ये है कि मोटार नर्व जो रहती है वो मसल्स तक रहती है और जो सेंसरी नर्व रहती है वो स्किन तक रहती है, पूरी स्किन तक प्रेजेंट रहती है। विनोद कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? ये ऐसा नहीं करने माइक म्यूट कर दें। अब अपन देखते हैं कि जो एनिमल्स रहते हैं जैसे गाय, तो गाय में जो सेंसरी नर्व और मोटार नर्व है वो पूरी स्किन तक रहती है। इसलिए अपन गाय के ऊपर कभी ऐसा पानी वगैरह छींटते हैं, गाय के ऊपर ऐसा पानी अगर मान लो डाल देते हैं यूं करके, तो अपन देखते हैं कि गाय जो है वो अपनी स्किन को हिला लेती है और स्किन को हिलाकर और वो पानी की मात्रा से बच जाती है। तो इसका मतलब कि मोटार और सेंसरी दोनों नर्व्स उसकी स्किन तक रहती है। मगर ह्यूमन में जो मोटार नर्व रहती हैं वो मसल्स तक रहती हैं और सेंसरी नर्व पूरी स्किन तक जाती है। अलग अलग मसल्स अलग अलग जगह। अब जो भी मसल्स को सप्लाई करने वाली मोटार नर्व प्रभावित होगी वो मसल्स का पैरालिसिस
लग जाएगा या लकवा लग जाएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ डिग्री या पैरालिसिस। इसमें पार्शियल पैरालिसिस, आंशिक पक्षाघात, जब अभी भी अपनी मांसपेशियां कुछ नियंत्रण में रखता है, यानी केमिकल जो है वो रुक रुक के जाता है, एकदम से बंद नहीं होता, तो वो कहलाता आंशिक पैरालिसिस। कंप्लीट पैरालिसिस, पूरा पक्षाघात जब नियंत्रण नहीं रहता तो वो कहलाती है कंप्लीट पैरालिसिस। परमानेंट पैरालिसिस, स्थायी पक्षाघात, जब मांसपेशियों पर नियंत्रण कभी वापस नहीं आता तो वो परमानेंट हो जाता है। टेम्परेरी पैरालिसिस, अस्थायी पक्षाघात, जब कुछ या सभी मांसपेशियां नियंत्रण में वापस आ जाती है। फ्लैसिड पैरालिसिस, जब मांसपेशियां पिलपिली हो जाती है और सिकुड़ जाती है, यानी कॉन्स्ट्रक्टर हो जाता है, उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है। स्पास्टिक पैरालिसिस, स्पास्टिक पैरालिसिस में जब मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और अजीब ढंग से झटके लेने लगती है, स्पाज्म हो जाता है। और तो ये 4-5 इसकी 6 वैरायटी उन्होंने बताया। उसमें जो पार्शियल पैरालिसिस होता है, जैसे फेस का पैरालिसिस, फेस का पैरालिसिस अगर किसी व्यक्ति को हुआ और उसका कारण था ब्लड प्रेशर का बढ़ना, तो ब्लड प्रेशर जब भी उसको बढ़ता है तो वो पैरालिसिस के चपेट में आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में वो आंखों को पूरा बंद नहीं कर पाता, आई कैन नॉट बी क्लोज प्रॉपरली, और उसके आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लैक्राइमेशन कंटिन्यूअसली, और उसके जो लिप्स हैं, जो लिप्स काम नहीं कर रहा है वो वैसे की वैसे स्थिर रहेगा, और जो काम कर रहा है वो नीचे की तरफ झुक जाएगा। जब भी अपन कोई हंसने वाली या मुस्कुराने वाली बात कहते हैं तो वो ऐसा तिरछा हो जाता है, या बात करते समय तिरछा हो जाता है। महाराष्ट्र के जो पूर्व सीएम रह चुके शरद पवार, उनको जो है वो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है। इसी कारण राइट साइड में जो है वो हमेशा उनका होंठ मूव करता रहता, बात करते समय भी उनको राइट साइड में करना पड़ता। तो ये जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि उनको जो है वो 15-20 साल पहले पैरालिसिस हुआ था, और चूंकि वो तंबाकू का भी इस्तेमाल करते थे तो बाद में फिर उनको वहाँ कैंसर भी हो गया, जिसके कारण सर्जरी के कारण उनका फेस अजीब सा दिखाई देता है। तो वो पैरालिसिस की कंडीशन परमानेंट वाली है। कंप्लीट पैरालिसिस परमानेंट वाला। टेम्पररी पैरालिसिस में जब अपन किसी प्रकार का मरीज आता है पैरालिसिस का और उसको अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको स्पाइनल कार्ड के द्वारा हुआ है या क्रेनियल नर्व्स के द्वारा हुआ, और उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में पैरालिसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है जिससे कि कंप्लीट उसको रिलीफ मिल जाता है। एक पेशेंट हमने देखे थे, उसके पूरे माथे पे जो है वो प्लेन था, मतलब जब भी वो आईब्रो को ऊपर करता, जैसे अपन आईब्रो को ऊपर करते हैं तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर लाइन पड़ जाती है, जिसको अपन पेशानी कहते हैं। वो पेशानी या किस्मत की रेखा, ये जो पैरालिसिस वाला है उसका पूरा प्लेन हो जाता है कई बार, मतलब वो अपना भी प्लेन है मगर जब भी वो आईब्रो को ऊपर करेगा तो ऐसी लाइन पड़ जाना चाहिए, परंतु उसकी जो है वो आईब्रो में लाइन नहीं पड़ती। तब अपन ने जो है वो उसके ब्लड प्रेशर को कॉन्स्टेंटली चेक किए और उसको रोज ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ दी, उसको हिदायत दी कि ये दवाइयाँ खाना है, और उसने 2 महीने तक लगातार उन दवाइयों का सेवन किया और उसको ये पैरालिसिस की कंडीशन ठीक हो गई। तो ये टेम्परेरी पैरालिसिस के अंतर्गत आता है। तीसरा 5वां जो फ्लैसिड पैरालिसिस, जिसमें कि मसल्स जो है वो अपना नियंत्रण खो देती हैं, और पिलपिली हो जाने का मतलब होता है कि मसल्स जो है वो अपना रिलैक्स हो गई, तो रिलैक्स हो जाने के कारण मसल्स में जो है वो फिर पावर नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, तो उसके कारण जो आता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस है। स्पास्मेटिक पैरालिसिस में जैसा अपन ने बताया कि मसल जो है वो सिकुड़ जाती है और स्पास हो जाती है, और हाथ या पैर जो है वो अजीब तरह से मुड़ जाता है, तो वो मुड़ने के बाद फिर वो ठीक नहीं होते, क्योंकि वो मसल्स जो है वो रिलैक्स होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिजियोथेरेपी, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और सर्जरी पैरालिसिस का कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट सर्जरी वाला नहीं है। पैरालिसिस के जितने भी केस होते हैं मेडिसिनल ही ठीक होते हैं, और वैसे सर्जरी के कोई चांसेस नहीं रहते।
पैरालिसिस पक्षाघात शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। लोकलाइज या स्थानीयकृत जब यह शरीर के केवल एक हिस्से को प्रभावित करता है। जनरलाइज या सामान्यकृत जब यह शरीर के व्यापक क्षेत्र को प्रभावित करता है। व्यापक क्षेत्र का मतलब होता है कि पूरे शरीर में पैरालिसिस हो जाना। जनरलाइज पैरालिसिस में देखें अपन तो मोनोप्लेजिया केवल एक अंग को प्रभावित करेगा, जैसे कि एक हाथ या एक पैर, वो कहलाएगा मोनोप्लेजिया। एक हाथ रहेगा ऊपर वाला राइट वाला, अगर हाथ पैरालिसिस नहीं हुआ है तो पैर रहेगा राइट वाला, तो वो मोनोप्लेजिया कहलाएगा। हेमीप्लेजिया शरीर के एक तरफ के भाग को प्रभावित कर देगा और एक हिस्से को, जैसे राइट साइड का हाथ भी, राइट साइड का पैर भी, राइट साइड का ओंठ भी, और नोज, आंख और शरीर के जितने भी राइट साइड के हिस्से हैं, अगर मान लो उनको कर दिया तो हेमाप्लेजिया। लेफ्ट साइड को कर दिया, राइट वाला चल रहा ठीक ठाक, तो भी वो हेमीप्लेजिया कहलाएगा। तो हेमीप्लेजिया राइट, हेमीप्लेजिया लेफ्ट, इस तरह से देखा जाता है। इसके बाद आएगा डिप्लेजिया, शरीर के दोनों पक्ष एक तरफ प्रभावित कर, मतलब पैराप्लेजिया चारों हिस्से प्रभावित हो जाते हैं। ये डिप्लेजिया दोनों पक्ष तरफ की चतंज प्रभावित। हाँ ठीक है। डिप्लेजिया का मतलब होता है ऊपर का भाग, जैसे दोनों हाथ हो गए प्रभावित, और ये जो ओंठ वाला हिस्सा है ये वाला दोनों तरफ प्रभावित, और सिर्फ ट्रंक के ऊपर अगर नीचे प्रभावित हुए तो वो नीचे का हिस्सा कहलाएगा। जस्ट मिनट। इसके बाद आएगा पैराप्लेजिया। पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि ऊपर का हिस्सा भी और नीचे का भी हिस्सा, पूरा के पूरा हिस्सा जो है वो प्रभावित हो जाए तो पैराप्लेजिया कहलाता है। क्वाड्राप्लेजिया दोनों हाथ और दोनों पैरों को प्रभावित करता है। केवल हाथ और पैर दोनों प्रभावित होते हैं, बाकी फेस में कोई परिवर्तन नहीं आता, चेस्ट में नहीं आता, एब्डोमेन में और कहीं की कोई भी मसल्स में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो उसको अपन क्वाड्राप्लेजिया कहते हैं। क्वाड्रा का मतलब होता है एक, जैसे क्वार्टर बोलते हैं पाव हिस्सा, तो वो क्वाड्राप्लेजिया कहलाता है। तो ये इस प्रकार से अलग अलग इसके टाइप अपन ने देखे कि पैरालिसिस के टाइप कौन कौन से होते हैं, और बुक में जो दिया है डिटेल उसको भी आप देख सकते हैं। अब देखते हैं ईटियोलॉजी, ये पैरालिसिस का कारण, मुख्य कारण क्या होता है। तो इसमें पहला रहता आघात या ब्रेन स्ट्रोक, जिसको ब्रेन हेमरेज कहते हैं। हम जानते हैं कि ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो वेसल्स जाती हैं तो वो राइट साइड में प्रभावित करती, राइट साइड भी जाती है और लेफ्ट साइड भी जाती है। तो इसको इसकी जो ब्रेन की ब्लड सप्लाई रहती है वो कहलाती है सर्किल ऑफ विल्स। सर्किल ऑफ विल्स जो है वो पहली बार डॉक्टर विल्स ने देखे कि इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो यहाँ से आती है और यहाँ तक आ जाती है, इसी प्रकार राइट साइड से आएगी और यहाँ तक आएगी। तो इसको सप्लाई करने के लिए पूरा एक सर्किल बन जाता है, चक्र, और वही कहलाता सर्किल ऑफ विल्स। डॉक्टर विल्स ने पहली बार देखे कि इसकी ब्लड सप्लाई करने के लिए इसमें सर्किल बन जाता है। साथ ही साथ इसके जो गहरे पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो कहलाते हैं सल्कस, और जो उठे वाले पार्ट हैं वो कहलाते हैं गायरस। इनके अंदर से होकर जो है वो ब्लड सप्लाई जाती है। बहुत ही फाइन आर्टरी रहती है जो शुद्ध रक्त ले जाने का काम करती है। जब कभी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो आर्टरी जो है वो फट जाएंगी। पहले वो आर्टरी कंट्रोल करती है कि नीचे ही फट जाए। और विटामिन B12 की डिफिशियंसी से पैरालिसिस नहीं होता। तिवारी जी माइक म्यूट करें। तिवारी जी हाँ, तो जब वो फट जाती हैं तो हम उसको कहते हैं ब्रेन हेमरेज। और जैसे ही वो फटती हैं तो जो भी पार्ट इसका प्रभावित होता है वहां पर जो है वो क्लॉट जमा हो जाता है, और क्लॉट जमा हो जाता है जिसको अपन कहते हैं हेमेटोमा। और वहां पर जो नर्व रहेगी वहां से केमिकल बहना बंद हो जाएगा और वहीं पे
कारण बन जाएगा, स्ट्रोक आएगा। जहाँ केमिकल जो नर्व, तिवारी जी माइक म्यूट कर दें, और वहां से केमिकल बहना बंद हो जाएगा उस नर्व का। नर्व का केमिकल बहना बंद हुआ तो वो जिसको भी सप्लाई करने जा रही है वो नर्व जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये पहला स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज के कारण। गोदूलाल बिस्टेन माइक म्यूट करें। दूसरा रहता है रीढ़ की हड्डी में चोट या स्पाइनल कार्ड इंजुरी। रीढ़ की हड्डी में चोट, जो पीछे रीढ़ की हड्डी जो अपन रहते हैं पूरी, उसमें कैसे चोट लग सकती है? पहला कारण रहता है उसका सुसाइडल। तो सुसाइडल में ये रहता है कि जब भी कोई व्यक्ति गले में रस्सी बांधता है और अगर मान लो उसका गिरने से पहले कोई उसको बचा ले तो वो खिंच जाता है, तो वो वहां पर ये हड्डी में चोट आ जाती है, तो वो कहलाता है सुसाइडल। सुसाइडल वाला पेशेंट अगर बच भी जाए तो उसको पैरालिसिस बिल्कुल कंपलसरी है कि होगा ही, क्योंकि नर्व जो है वो पूरी खिंच जाती है, जिसके कारण वो पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा रहता है इसका कारण सुसाइडल के बाद रहता है एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में ये रहता है कि अगर मान लो कार का, ट्रक का, किसी स्कूटर में जा रहे हैं या टू व्हीलर में जा रहे हैं और कहीं पे गिर जाए, पीठ के बल गिर जाए या कोई गाड़ी आ जाए तो वो उसके कारण आ जाता है। रीना मोनोप्लेजिया को फिर से समझाने को कह रही है। मोनोप्लेजिया केवल एक अंग को प्रभावित करता है, जैसे कि एक हाथ या एक पैर। ये इनको सबको हम रिपीट कर देते हैं। मोनोप्लेजिया का मतलब होता है एक हाथ अगर किया पैरालिसिस हुआ तो एक हाथ, अगर हाथ नहीं हुआ तो एक पैर हुआ, बस हाथ या पैर, तो वो कहलाता है मोनोप्लेजिया। दूसरा हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया में एक तरफ का जो अंग रहता है पूरा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो उसमें हाथ, पैर, ओंठ, आंख सब प्रभावित होंगे, वो कहलाएगा हेमीप्लेजिया। तीसरा जो अपन ने बताए थे डिप्लेजिया, इसमें दोनों पक्ष होते हैं, परंतु या तो ऊपर ही ऊपर के होते हैं या नीचे नीचे के होते हैं, यानी दोनों हाथ होंगे परंतु पैरों में कोई प्रभाव नहीं आएगा। फेस में जो है वो दोनों तरफ में प्रभाव आ जाएगा, ये डिप्लेजिया। चौथा है पैराप्लेजिया। पूरे शरीर में अगर मान लो पैरालिसिस हो जाए तो उसको अपन पैराप्लेजिया। और क्वाड्राप्लेजिया में जो है वो दोनों हाथ या दोनों पैर, ये अलग अलग अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऐसे 5 प्रभावित करने वाले एरिया रहते हैं। अब अपन ईटियोलॉजी पढ़ रहे थे और उसका पहला कारण देख चुके थे ब्रेन हेमरेज, दूसरा रीढ़ की हड्डी में चोट। तो स्पाइनल इंजुरीज जो कहलाती है, इसमें अपन जैसे किसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं और अचानक ब्रेक लगे और अपन को नींद आ रही थी तो यूं इस टाइप से झटका जो लगता है, तो उसके कारण रीढ़ की हड्डी में चोट आ जाती है और नर्व दूर देर से खिंच जाती है। एक इसमें जो हमने कॉमन देखे हैं, यदि आप सिलेंडर, गैस का जो सिलेंडर 15-20 किलो का रहता है, या किसी बोरी को जो 15-20 किलो जिसका वजन है, हल्के हाथ से उठा लें, मतलब आपको मालूम नहीं कि उसका कितना वजन है, एक अंदाज रहता है भाई इतना वजन में उठा पाऊंगा। अगर मान लो आपने उसको एकदम से ऐसा पकड़ के और ऊपर की तरफ उठा लिए सिलेंडर, और खासकर ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनकी उम्र जो है वो 55-60 के करीब है, वो पूरी पूरी रीढ़ की हड्डी की नस खिंच जाती है और पैरालिसिस या कमर दर्द का कारण बनती है। सिर पर चोट, हेड इंजरी लग जाए, तो ये एक्सीडेंटल केस में भी हो जाता है कि कोई सिर पे चोट लग जाए, छोटी जगह, गुफा में जा रहे हैं या किसी के घर छोटा है और अपन को नहीं मालूम, तो ये इस तरह से आ जाता है। चौथा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो मसल्स रहती हैं वहां पर किसी विटामिन की कमी या मिनरल्स की कमी के कारण वो मसल्स अगर मान लो कड़ी पड़ जाए, तो कड़ी ठंडक में जैसे ज्यादा रहने से या एकदम गर्म से ज्यादा रहने से, तो उसके वजह से हो जाता है। गांव में इसको जैसे अपन बता रहे थे हवा लगना कहते हैं, तो ये हवा लगने का भी बता दें, बॉडी में आर्ट, हाँ ये
कमलकांत जी पूछ रहे हैं कि ब्लू और रेड कलर से इंडिकेट क्यों करते हैं आर्टरी और वेन को, ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके। अपने शरीर में केवल वेन जो है वो ब्लू कलर की रहती है, तो इसलिए अपन ने आर्टरी को रेड कलर बोल दिया, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वो वेन रहती है। जब अपन किसी के हाथ देखते हैं तो इस प्रकार से नीली नीली जो दिखाई देती है ऊपर ब्लू कलर की, वो वेन रहती है। तो जब ब्लू वेन रहेगी तो अपने आप आर्टरी जो है वो रेड हो जाएंगी, क्योंकि उनमें से वो बहता है। जबकि पोस्टमार्टम के बाद या ऑपरेशन में अपन देखें तो वो ब्लू नहीं दिखाई देती, वो एक नॉर्मल कलर की दिखाई देती है, ग्रे नहीं, ब्राउन कलर की दिखाई देती है आर्टरी। अगर ब्लड निकाल दिया जाए तो ब्राउन कलर की हो जाती है, जबकि ब्लड के कारण वो रेड कलर की इंडिकेट करती है। तो इसमें मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कार्स देख रहे थे, और साथ ही साथ हम बता रहे थे कि हवा लग क्यों कहते हैं। फीवर के केस में हमने बताए थे कि जब किसी व्यक्ति को फीवर आता है या बुखार आता है और वो उठ के जाने को सोचता है, नहाने को सोचता है, तो उसकी बॉडी जो एकदम गर्म थी, एकदम गर्म से एकदम ठंडे में जाएगी, तो उसके कारण पैरालिसिस हो जाता है। क्योंकि जो केमिकल है वो उनको एक ही वो होना चाहिए, वातावरण मिलना चाहिए। इसका केस बहुत अच्छा मिलता है जब थर्ड एसी या सेकंड एसी में कोई व्यक्ति ट्रेन में जाता है और वो पूरी तरह ठंडक स्थिति में रहता है, परंतु उसको पेशाब लगती है और वो जल्दी से कूदकर ट्रेन की बर्थ से कूदकर और बाहर जाता है, और बाहर दरवाजे के बाद जो है वो अचानक उसको लू लगती है गर्मी के दिनों में, या गर्म हवा आती है, तो भी टेम्परेचर मेंटेन ना हो पाने के कारण अचानक से जो है वो पैरालिसिस की चपेट में जाता है। एक ये कारण। दूसरा, बर्फ की फैक्ट्री या आइस बनाने की, जो आइसक्रीम बनाने की फैक्ट्री रहती है, वहां भी अंदर जो वातावरण रहता है वो बहुत ठंडा रहता है। अचानक कोई कर्मचारी बाहर आता है तो उसको जो है वो इस प्रकार की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। ऐसे ही बुखार में इसलिए अपन उसको नहाने का या घूमने की सलाह नहीं देते, क्योंकि पसीना निकलता रहता है और उसके बॉडी का टेम्परेचर गर्म रहता है। वो ठंडक में जाएगा तो मसल्स अचानक रिजिड हो सकती है, स्पाज़ हो सकती है। तो ये भी एक कारण रहता है। कुछ अन्य कारण में मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मस्तिष्क का पक्षाघात, और अलग जो टाइप के जो टॉक्सिन्स हैं, केमिकल हैं, किसी प्रकार की मेडिसिन चल रही है जो बहुत ज्यादा रिलैक्सेंट रहती है, कैंसर और किडनी के इलाज में चलने वाली दवाइयाँ जो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करती हैं, एंटीबायोटिक, तब ऐसी कंडीशन में भी आ जाता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन जो कराते हैं अपन, अंशुमान जी बोल रहे हैं कि ब्लड गाढ़ा होने की वजह से भी पैरालिसिस हो सकता है क्या? तो ये अपन ब्लड प्रेशर बता चुके हैं। ब्लड प्रेशर जो बनता है वो गाढ़ा ब्लड होने की वजह से ही बनता है। तो गाढ़ा ब्लड होगा तो उसके कारण पैरालिसिस के चांसेस हो जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे, ये एक्सरे जो है वो उस व्यक्ति के उस एक्सरे में कुछ आते नहीं है, उसमें हड्डी की पोजीशन आती है, और मसल्स, आर्टरी, वेन, ये एक्सरे में तभी आती है जब उसमें डाई डाला जाए। जो बेरियम डाई रहती है वो इंजेक्टेबल डालते हैं, तब जाके मसल्स, आर्टरी वगैरह आती है। अदरवाइज जो है वो केवल हड्डी आती है एक्सरे में। तो हड्डी एक्सरे करवा सकते हैं ताकि अपन हड्डी में ये देख सकें कि उसकी हड्डी टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं हो गई। दूसरा, सीटी स्कैन। सीटी कई एक्सरे छवियों को शरीर के अंदर क्रॉस सेक्शनल दृश्यों को संयोजित करती है। सीटी स्कैन या एमआरआई, ये दोनों जो है वो उसमें अपन देखते हैं कि ये किस तरह से करती हैं। जैसे कि ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों को वो लेती है। कभी आप अभी गणेश जी आ रहे हैं, उसमें प्रसाद के लिए जो है वो ककड़ी को गोल गोल काटा जाता है और कई हिस्से उसके किए जाते हैं। एक ककड़ी जो है वो 10 से 15 बार गोल गोल काटी जाती है। उससे अच्छा एक और एग्जांपल है, जब भी कभी लौकी या ऐसी सब्जी को अपन काटते हैं जो लंबी है और
वो कुछ हिस्से में उसके अपन देखते हैं कि कालापन आ जाता है, तो अपन उस सब्जी को फेंकते नहीं है, उस काले वाले हिस्से को काट के अलग कर देते हैं। अब उसको अपन दोबारा सीधा करके देखते हैं कि अब और कोई कालापन तो नहीं है। अब अगर थोड़ा बहुत कोई एक सा स्टैनिंग टाइप की दिख रही तो उस हिस्से को फिर से की काट के अलग कर देते हैं। इसके बाद अपन को लगता है कि अब ठीक है, अब अपन इसको काट सकते हैं, तो फिर वो गोल 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 कई हिस्से में ककड़ी या और भी चीजें काटते हैं। आरबीसी काउंट ज्यादा बढ़, कन्हैया लाल जी, आरबीसी काउंट ज्यादा बढ़ना या ये वो सब अपन हीमोलाइटिक में बताएंगे ना। अभी अभी ये पैरालिसिस में दूसरा अपन बता रहे हैं, तो हम सीटी स्कैन की बात और उन हिस्सों की फिर जो है वो एक्सरे लेना, वो कहलाता है सीटी स्कैन। तो उसका कैसे एक्सरे लेते हैं फिर कि उसका जो फोकस रहता है सीटी में सिर्फ उन्हीं पार्ट पे किया जाता है। जैसे इतना पार्ट है तो पहले इतना पार्ट का एक्सरे, फिर उससे आगे बढ़ाएंगे, फिर उससे आगे बढ़ाएंगे, फिर उससे आगे बढ़ाएंगे। और कभी आपने सीटी स्कैन की फिल्म देखे होंगे, उसमें ब्रेन के हिस्से के ही अलग अलग पार्ट रहते हैं। तो उससे ये फायदा होता है कि ब्रेन के किस हिस्से में क्लॉट है तो वो ब्लैकनेस टाइप की दिखाई देती है, ब्लैक दिखाई देती है, तो वो ब्लैक दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि वहां पर जो है वो क्लॉट बना हुआ। तो वो मल्टीपल अलग अलग जो यहाँ बता रहे हैं कि उसकी छवि दिखाई जाती है। और एक एमआरआई जो रहता है, वो एमआरआई में पूरे बॉडी का स्कैन होता है फुल, और उसमें बॉडी को पूरा अंदर डाला जाता है और चारों तरफ, उसके चारों तरफ मशीन घूमती है। जैसे यहाँ ब्रेन का लेना है तो मशीन यहाँ से ऐसी घूमती हुई आएगी, पेशेंट वहीं के वहीं लेटा रहेगा, मगर मशीन चारों तरफ घूमेगी तो वो उसके पूरे भाग का अपन ले सकते हैं। माइलोग्राफी जो है, इसका उपयोग उन जगहों पे किया जाता है जहां पर कि ऐसा डाउट है कि ये मसल्स जो है वो पैरालाइज हो गई है और ये ठीक हो सकती है कि नहीं मेडिसिन से। तब माइलोग्राफी करते हैं। बड़ी मशीन रहती है जिसमें रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्ट किया जाता है डाई को, और फिर उसको डाई को इंजेक्ट करके माइलोग्राफी आधे घंटे बाद करते हैं। इसके अलावा ईएमजी यानी इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी, जिसमें कि लीड्स लगाई जाती हैं उन जगह पे जहाँ पैरालिसिस, अगर जैसे इस हाथ में पैरालिसिस है तो यहाँ से लेके तो यहाँ तक पूरे में लीड लगाई जाती है। और हाथ में अपन देखते हैं कि लगभग 30 मसल्स रहती हैं, 30, तो उन सभी में पता लग जाता है कि किस मसल्स में इलेक्ट्रिक जो करंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, कंप्यूटर से उसकी जांच हो जाती है। तो ये अलग अलग टेस्ट रहते हैं, इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। क्लिनिकल फीचर अगर देखें तो पक्षाघात के लक्षण कारण के आधार पर निम्नलिखित हो सकते हैं और उसमें आसानी से पता लगा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर हाथ और पैर में पैरालिसिस होगा, हाथ और पैर में पैरालिसिस होगा, तो उसको अपन टेस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि एक प्लेन पेपर लेते हैं अपन, और प्लेन पेपर लेके और पेशेंट को कलर डॉपलर पूछ रहे हैं अंशुमान जी। कलर डॉपलर टेस्ट ज्यादातर हार्ट के लिए होता है, और हार्ट के जो अलग अलग चैम्बर है उसकी कैपेसिटी कितनी इजेक्शन की है और कितनी एक्सेप्शन की है, वो कितना ब्लड ले रहा है और कितना छोड़ रहा है, और उसको छोड़ते और लेते समय क्या पोजीशन है वाल्व की, उसमें देखते हैं अपन कलर डॉपलर। मसल्स में नहीं करते, लंग्स में और हार्ट में रहती कलर डॉपलर। अब अपन पैरालिसिस के इसमें बताएंगे तो पेशेंट को बोलते हैं कि इस तरह से हाथ रखें। जब इस तरह से हाथ रखता है तो फिर बोलते हैं उसकी दोनों उंगलियों को अलग करें। अब उसके इसमें अपन प्लेन पेपर जो लिए थे अपन ने, वो प्लेन पेपर इस तरह से डाल देते हैं, और डालने के बाद उसको बोलते हैं कि इसको टाइटली पकड़ ले, तो वो टाइटली इसको पकड़ लेता। अब अपन एक हाथ से खींचते हैं, अगर वो ऐसा टाइट पकड़ता और खींचा नहीं रहा है तो इसका मतलब उसकी कोई भी मसल्स हाथ की पैरालाइज नहीं। और अगर अपन ने यूं किए और वो ऐसा खिंच गया तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसकी मसल्स पैरालाइज्ड है। ये सिंपल टेस्ट क्लिनिकल कर सकते हैं।
इसके बाद उसके दोनों हाथ जो है वो सामने की तरफ करते हैं ऐसा कि दोनों हाथ जोड़ दे, और उसके बाद प्लेन पेपर को जो है वो इस पे रख दिया जाए। अब ये प्लेन पेपर हाथ पे रखते हैं अपन, और उसके बाद देखते हैं कि इसका ये ऐसा इस तरह से मूव हो रहा है क्या। अगर ये मूव होता है या कपकपाता है, इसका मतलब ये है कि उसकी छोटी मसल्स में पैरालिसिस है और उसका ताल्लुकात ब्रेन से है। ये उन लोगों के लिए भी टेस्ट कर सकते हैं जो लोग सिगरेट पीते हैं रेगुलर, जिनको 4-5 साल सिगरेट पीते हुए हो गए, तो वो अपन पता लगा सकते हैं प्लेन पेपर का कंपन से। उससे मसल्स जो है उसमें केमिकल जो बहता है तो वो उसकी क्वालिटी में अंतर आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, तो जिसके कारण उसकी ग्रिपिंग पावर खत्म हो जाती है। ऐसे लोग कभी स्कूटर चलाते हैं तो एक्सीलेटर जब अपन देते हैं तो इस तरह से करते हैं ये, तो वो भी ठीक से नहीं कर पाता। ये इसमें कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ब्लड फ्लो, ब्रीदिंग और हार्ट रेट की रहती है। उसका ब्लड फ्लो ठीक से नहीं रहेगा, सांस ठीक से नहीं ले पाएगा, और हृदय गति यानी इर्रेगुलर आ जाएगी। तो बाकी सिम्टम्स जो है वो इसमें दिए हैं, मगर वो डिपेंड करते हैं कि कहाँ का पैरालिसिस हुआ है। इसके उपचार के लिए जो है वो मेडिसिन तो बताएंगे, पर वर्तमान में इसका जो इलाज है वो बहुत लंबे समय तक चलता है, क्योंकि पैरालिसिस में मसल्स को वापस अपनी जगह पे लाना बहुत दिक्कत हो जाती है। परंतु समस्या और कारण के आधार पर अगर पूर्ण रूप से ठीक होगा तो वो फिजियोथेरेपी के कारण से होता है। अस्थायी पक्षाघात जैसे कि बिल्स पल्से, स्ट्रोक के कारण चिकित्सा उपचार के बिना अपने आप ठीक हो सकता है। बिल्स पल्से जो आपने बताए, बिल्स पल्से जिसमें कि एक ही तरफ के अंग का पैरालिसिस हो जाता है, और इसमें बता दें कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, इसको पहचानने का तरीका बिल्स पल्से। जो भी अंग है वो समझो पैरालिसिस के कारण काम नहीं करते, तो उसको अपन बताते हैं किस तरह से। क्लास के एंड में कुछ जानकारी चाहिए, हाँ अभी हम देंगे, टाइम देंगे, उसमें आप बता सकते हैं। ये सर उसमें अगर अपन को बिल्स पल्से देखना है तो ये हाँ इस तरह से अपन दो भाग करें इसके। अब अपन को देखना है कि राइट साइड का है या लेफ्ट साइड। तो अभी हम जो है वो राइट साइड का बिल्स पल्से बता रहे हैं। तो राइट साइड के इसमें जो राइट साइड की आंख है, पहले वो सिर से शुरू करते हैं। यहाँ पर जो माथे पे पेशानी है, जिसको अपन कहते हैं लकीरें, वो गायब हो जाएंगी राइट साइड से, ठीक यहाँ से गायब हो जाएंगी। दूसरा, राइट साइड की जो आंख है ये काम नहीं करेगी, तो ये हमेशा ऐसी बंद रहेगी, और जब भी कभी लेफ्ट साइड की खुलेगी तो ये थोड़ी सी खुलेगी, और हल्की सी जो है वो ऐसी खुली रहेगी, ना तो वो टाइटली बंद रहेगी और ना ही टाइटली खुलेगी। राइट साइड हल्की बंद रहेगी क्योंकि काम नहीं कर रहा। तो कई लोगों को देखे होंगे कि कोई सोया है तो अपन बोलते हैं साला आंख खोल के सोता है, जबकि वो आंशिक पैरालिसिस के कारण जो है वो उसकी आंख खुली रहती है। फिर इसके बाद गाल वगैरह के जो सिम्टम्स हैं उसमें अपन देखते हैं कि जब भी कभी वो बोलता है, कुछ करता है, तो लेफ्ट वाला हिस्सा तो मूव करता है मगर राइट वाला स्थिर रहता है। इसके बाद उसके ओंठ पे आएंगे तो ये ओंठ जो है वो बंद रहेंगे। जो लेफ्ट साइड वाला है हिस्सा वो ऐसा तिरछा हो जाएगा, क्योंकि वो नॉन पैरालाइज्ड है, तो वो ओंठ मूव कर रहा है, जबकि राइट वाला पैरालाइज्ड है तो बिल्कुल मूव नहीं करता। तो जिधर का पैरालिसिस है उधर जो है ये ओंठ नहीं जाएगा, जिधर का नहीं है वो ऐसा ये ऐसा हो जाएगा। तो अपन को ऐसा लगता है कि इधर का है क्योंकि ये मूव कर रहा है तिरछा, मगर वो मोशन लेस है। साथ ही साथ जिधर उसने तिरछा किया है वहां से सलाइवेशन भी होता है, क्योंकि वो ओंठ खुल रहा है तो यहाँ पर लार टपकती जाती है, जबकि राइट साइड में जो पैरालिसिस है यहाँ से आंसू उसके टपकते हैं, लैक्राइमेशन। तो इस प्रकार से अपन 2-4 सिम्टम के द्वारा बिल्स पल्से को पहचान सकते हैं कि जो पार्ट मोशन लेस है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, उसका जो है वो पैरालिसिस होगा। रीढ़ की हड्डी
पे चोट लगने पे या पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थिति के कारण अगर होता है तो मसल्स को कंट्रोल नहीं करता, जिससे उसकी चाल में अंतर आ जाता है। सर कल मेरे रिश्तेदार की रीढ़ की हड्डी टूट गई 5 ठो सूरत में, ये एक्सीडेंट हो गया सर। हाँ, तो सर कैसे रिकवर होगा सर, कितना दिन होगा, उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा सर? वो उसकी तो हमारे को पहले MRI या एक्सरे की रिपोर्ट भेजना, तब हम बता पाएंगे, है ना, कहाँ टूटी है, क्या है, लंबर है कि क्या है ना। एक तो तुम लेट ज्वाइन किया आज, ऊपर से तुमने ग्रुप में मैसेज भी नहीं डाले कि आज क्लास हो। नहीं डाल दिया सर, वही आज उसी कारण परेशान हो गया था सर, थोड़ा बिजी था। हाँ जी सर। हाँ, टाइम टू टाइम डाला करो और दूसरों को भी कुछ बोलने का मौका दिया करो ग्रुप में। अगर कोई ज्यादा मैसेज करता तो जरूर बंद कर दिए, मगर उसको खोल देना। ओके सर। इसके उपचार में जो है वो फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मोबिलिटी डिवाइस, द मेडिसिन्स, मल्टीविटामिन, सर्जिकल एम्पुटेशन या नर्व ट्रांसफर सर्जरी, इतनी चीजें होती हैं। इसमें सबसे कॉमन है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो बीपीटी करते हैं कोर्स, जो बच्चे, तो बीपीटी में यही सीखते हैं कि किस तरह से फिजियोथेरेपी करके और पैरालिसिस को ठीक किया जाए। बीपीटी जो डिग्री रखी गई है वो सिर्फ पैरालिसिस के मरीजों के लिए ही रखी गई है। फिर व्यावसायिक चिकित्सा, ऑक्यूपेशनल जो थेरेपी रहती है, उसमें व्यवसाय जहाँ पर जो काम करता है वहीं पे उसकी कुर्सी पे या वहां पर उसको सिखाते हैं कि आप काम करते करते किस तरह से वहीं पे एक्सरसाइज करके और अपने आप को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद कुछ डिवाइस आते हैं जैसे कि व्हील चेयर और ऐसे कांटे वाले वो आते हैं, चप्पलें, जूते और गर्म करने के लिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। वो वॉकर है, ब्रेसेस हैं, जिनसे जो है वो ठीक किया जाता है। मेडिसिन और मल्टीविटामिन कुछ ऐसे यहाँ पर चलाने वाले आते हैं, फेस में रगड़ने वाले आते हैं। तो ये हाँ, स्माइल बॉल आती है। तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ठीक करते हैं। इसके बाद अगर नहीं होता है तो सर्जिकल इम्पुटेशन किया जाता है। कुछ मसल्स वगैरह को इम्पुटेट करना यानी निकालना कहलाता है। इसके बाद इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो अपन देखते हैं कि किस प्रकार से कहाँ के केस में अपन दे सकते हैं। तो उसमें पहली मेडिसिन है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम जो मेडिसिन रहती है वो नर्व पे ही इफेक्ट करती है। तो जेल्सीमियम उस समय देते हैं जब पेशेंट को आधे अंग का या हेमीप्लेजिया हो जाता है और हाथ पैरों का जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाता और पेशेंट जो है वो कपाता रहता है, उसके वाइब्रेट होने लगते हैं अंग। तब वो जेल्सीमियम 30 और 200 पोटेंसी से लाभ मिलता है। दूसरी मेडिसिन है कालीफास। कालीफास मल्टीविटामिन का काम करती है। अगर ब्रेन के कारण किसी को पैरालिसिस हुआ है तो कालीफास मेडिसिन 30 और 200 पोटेंसी में देके उसको ठीक कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है कास्टिकम। कास्टिकम मेडिसिन जो है वो आंखों के आसपास प्रॉब्लम है, जैसे कास्टिकम अपन जानते हैं कि कैटरेक्ट के ट्रीटमेंट में भी दी जाती है। कैटरेक्ट कहते हैं अपन मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद के इलाज में या कहीं पे भी पैरालिसिस हो जाए तब उसमें जो है वो कास्टिकम का रोल रहता है। और चौथी मेडिसिन है एकोनाइट। कास्टिकम 30 और 200 पोटेंसी में दे सकते हैं, उसको ज्यादा बड़ी पोटेंसी में नहीं देते। एकोनाइट टैबलेट जो देते हैं तो वो पेशेंट की प्रारंभिक अवस्था में दिया जाता है। अब ये एक जो इसमें देसी उपचार भी दिए हैं वैसे, मगर हमने कुछ गाँव में सुने हैं, ऐसा हमने किए तो नहीं कभी, कि यदि मान लो किसी का हाथ या पैर पैरालाइज हो जाए तो कबूतर का ताजा ब्लड जो रहता है वो निकाल के और उस अंग में मालिश कर दे। वो कबूतर का ताजा ब्लड जो है वो बहुत गर्म रहता है तो उससे ठीक हो जाता है। अथवा पेशेंट को जो है वो मिट्टी का तेल या केरोसिन ऑयल नहीं अगर पिला दें तो भी उससे ठीक हो जाता है। तो वो केरोसिन ऑयल अपन जैसे शुरू से बताएं अपन ने
कि अपन आइडियल ट्रीटमेंट ही बताते हैं, इन ट्रीटमेंट का केवल जिक्र करते हैं, क्योंकि कबूतर को अपन को मारना पड़ेगा और वो आइडियल ट्रीटमेंट नहीं होता है। उसमें जो है वो उसकी जान लेके अपन अपनी जान बचाएं तो वो आइडियल ट्रीटमेंट नहीं होता। इसी प्रकार यदि मिट्टी का तेल अगर किसी को पिलाए तो उसको बाद में अल्सर होने के चांसेस रहते हैं, या किसी ने माचिस की तीली दिखा दिया तो और नया नाटक खड़ा हो जाता। इस प्रकार से आइडियल ट्रीटमेंट ही अपन देंगे। इसमें जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट नहीं दिया है बुक में, पर हमने बताए तो वो 4 मेडिसिन आप लिख सकते हैं। इसको चारों मेडिसिन के केवल नाम हम रिपीट कर देते हैं। जेल्सिमियम, GELCIMIUM। सेकेंड, कालीफास, KALIPHOS। थर्ड, कास्टिकम, CASTIUM। फोर्थ, एकोनाइट, ACOTINITE, एकोनाइट। तो ये मेडिसिन अपन ले सकते हैं। इसमें ना भी रहे तो कोई बात नहीं। सर ये कबूतर मिट्टी का तेल वाला रिपीट करना था एक बार फिर से सर। आप कबूतर का जो जैसे किसी को तुरंत पैरालिसिस हुआ और गांव में या मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि उसको अचानक पैरालिसिस का अटैक आया है, तो कुछ लोग जो है वो कबूतर को काट के और उसकी गर्दन से जो ब्लड निकलता है तो वो गर्दन से काट के ना निकाल के उसको सिरिंज द्वारा भी निकाल सकते हैं ब्लड। तो ब्लड निकाल के और उसके उस अंग में मालिश कर देते हैं जहां पर उसको पैरालिसिस हुआ है। तो उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसको वेन वगैरह आइडेंटिफाई ढूंढ कर और ब्लड निकाल के मालिश कर सकते हैं। तो वो ऐसा हमने मतलब कहीं कहीं पढ़े भी है और कुछ एक लोगों को ठीक होते देखे हैं, परंतु वो आइडियल नहीं सर हमारे यहाँ करते हैं। इसी कारण आइडियल हमारे यहाँ ये है कि सर ब्लड निकाल। सर कुछ लोग लहसुन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है सर? तो अब किसी को लहसुन ना, लहसुन बहुत तेज रहती है, उसको कूच कर उसका जो रस है वो लगा देते हैं। रस जैसे आग से जलने पे अपन आलू पानी, जो गर्म पानी रहता है, गर्म पानी मान लो आया, चाय गिर गई तो उसको जलन ठीक करने के लिए आलू को कूच कर कुचल कर और फिर लगा देते हैं। ऐसे ही पैरालिसिस के केस में भी लहसुन को भी कुचल कर और लगाया जाता है उसका रस, छिली हुई लहसुन, तो वो उससे ठीक हो जाने के चांसेस रहते हैं। अब कोई प्रश्न कर रहा था वो कर ले जल्दी, फिर अपन क्लास खत्म करेंगे और कल पढ़ेंगे। सर आपने जो सर ये क्वेश्चन था, आपने जो जांच टेस्ट बताया था उसमें एक पैरालिसिस का मरीज आया था तो डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने उनको इको कराने के लिए बोला था सर। तो इको का क्या रोल है सर? इको का इसमें कोई रोल नहीं है। इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हार्ट की पोजीशन बताती है। पैरालिसिस के केस में अपन ने जो बताया एक्सरे, सीटी, एमआरआई, माइलोग्राफी, इनका रोल है ना, उसका कोई रोल नहीं है इकोकार्डियोग्राफी। तो हार्ट से रिलेटेड है, ये मसल से रिलेटेड है। थैंक यू सर। हेलो सर, जो ये दवाइयाँ बताएं कितनी देर पोटेंशियल में देना चाहिए और कर दीजिए सर। एलोपैथी दवाइयाँ कोई भी इसमें जो है वो ऐसी कारगर सिद्ध नहीं होती, क्योंकि पेन होता नहीं, उसको एंटीबायोटिक चला नहीं सकते, बॉडी में वैसी गर्मी रहती है, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसकी मसाज वगैरह के जो ऑयल रहते हैं उन्हीं को दिया जाता है, अलग से और कोई ओरल नहीं देते। हाँ शैल मंसूरी क्या पूछ रही? सर पैरालिसिस में मसाज के लिए मना करते हैं तो इसका क्या कारण है? पैरालिसिस में मसाज के लिए कोई मना नहीं करता, वो मसाज करके ही ट्रीटमेंट होता है उसका। मेंटोलॉजी आईवी दिया है। सर सेशनल एग्जाम कब तक होंगे? वो देते हैं, मैनिटॉल देते हैं। हाँ शैल मंसूरी फिर से बोलिए।
सेशनल एग्जाम कब तक होंगे सर? सितंबर आ चुका है। हाँ हाँ हाँ, हमारी बात हो गई है फाइनल। तो उन्होंने बोले हैं कि कुछ उनके सदस्य जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं कल, और वहां से वो उस चीज की कंप्यूटर का कुछ करवाने गए हैं। तो आप लोगों के लैपटॉप पे या मोबाइल पे पेपर भी आएगा और कॉपी भी आएंगी। उसको आपको डाउनलोड करके और अपने अपनी जगह जहाँ पर आप रहते हैं वहां पर प्रिंटर से वो निकालना पड़ेगा पेपर। जिसके पास, जैसे मोबाइल पे अपन देखते हैं कि कोई व्हाट्सएप आता है तो मेल आएगा या व्हाट्सएप आएगा, तो उसकी जानकारी फोन पे दी जाएगी कि आपको कल जो है वो निकालना पड़ेगा। और वहां की कॉपियां भी आएंगी, कॉपियों के पेज आएंगे, तो वो भी डाउनलोड करके निकालना पड़ेगा। और निकाल के फिर उसको बाकायदा अटेंड करके प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद उसको 24 घंटे 48 घंटे का समय रहेगा, उसको बाकायदा पैक करके और डाक द्वारा भिजवाना है या उसको लिख के और मेल द्वारा भिजवाना है, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। बाकी मेल के द्वारा ही पेपर और वो आएंगे आपके पास। सभी ने अपने अपने मेल लिखा दिए होंगे सेंटर में, ईमेल। अगर नहीं लिखाए हैं तो वो लिखवा दें या व्हाट्सएप नंबर लिखवा दें ताकि उसमें पहुंच सके कॉपी भी और प्रश्न पत्र भी। ठीक है, तो आज इतना ही, काफी टाइम हो गया, फिर अपन कल देखते हैं। सर अभी मेनिटोल के बारे में कुछ बता रहे थे सर, एक बार बता दीजिए सर। मेनिटोल, हाँ मैनिटोल, हाँ अभी रीना बताते हैं। मैनिटोल ब्रेन का टॉनिक है, उसको दे सकते हैं, ठंडक आती है उसको। हाँ रीना क्या बोल रहे हैं? सर मेरी बड़ी मम्मी है, उनको लंग्स में सूजन, मतलब रिपोर्ट में आई है कि लंग्स में सूजन है और साथ में स्वाइन फ्लू भी हुआ है उनको। तो ऐसे में सर क्या करना चाहिए और बेस्ट डॉक्टर कौन है जिनसे ट्रीटमेंट करा सकूं? भोपाल में अगर पूछ रहे हैं तो हम बता सकते हैं, बाकी और कहीं का तो हम नहीं जानते। भोपाल में पहले जांच कराने के लिए जो है वो हमीदिया लेके आया जा सकता है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसी के सामने एलबीएस हॉस्पिटल्स भी है, वहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा पहले, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो फिर वो ट्रीटमेंट करेंगे। हॉस्पिटलाइज्ड अगर स्वाइन फ्लू है तो हॉस्पिटलाइज 1-2 दिन रहेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ही गुप्ता जी के पास, तो वो हमारे को भेज देना, तो हम उसमें जो है वो एड्रेस वगैरह भेज देंगे। ठीक है सर वाला हेमोपैथी मेडिसिन की नाम क्या बोले थे सर? पहला वाला एक बार रिपीट कर दीजिए। हेलो जेल, हाँ सर नागपुर में एडमिट है, इससे पहले कटनी में एमजीएम हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो यहाँ केस बिगड़ गया तो फिर उनको नागपुर में एडमिट किया गया, तो अभी भी आईसीयू में है। तो हम चाह रहे हैं कि कोई अच्छा डॉक्टर, क्योंकि वहाँ डॉक्टर ने कहा है कि वेंटिलेशन में भी रख सकते हैं उनको, अभी आईसीयू में ऑक्सीजन चल रहा है। हाँ, तो फिर नागपुर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि भोपाल में भी केस बिगड़ता है तो उसको नागपुर ही ले जाते हैं, तो वहीं पे चलने दो ट्रीटमेंट। अभी कुछ ही देर में जो है वो ठीक हो जाएंगे। सर अगर वेंटिलेशन के लिए बोलें तो सही रहेगा? हाँ, वेंटिलेटर की अगर आवश्यकता होगी उनकी तो वो सही रहेगा, क्योंकि वेंटिलेशन ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर लगता है। ट्रीटमेंट वहीं कराएं ना, आप नागपुर से कहीं ना ले जाएं। नागपुर में कहाँ है रीना जी एडमिट अभी? नागपुर में कहाँ पर है, कौन से हॉस्पिटल में है बताइए आप? नागपुर के किस हॉस्पिटल में है एडमिट बताइए। मैं व्हाट्सएप में इंफॉर्मेशन सेंड कर दूंगी पूरी, और साथ में रिपोर्ट भी सेंड। सर जी समय हो तो एक जिज्ञासा मेरा भी है। हाँ, नागपुर में अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है, मेडिकल, लता मंगेशकर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है और